जी, सबसे पहला प्रश्न सर एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहेंगे। अब कर्मचारी और पेंशनर होल्डर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मत बताइए कि कहाँ मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये बताइए कि कितनी जल्दी जो है ये सब बैठकों उठकों का जो है दौर वो खत्म हो जाएगा। 18 महीने जो है अब उनको लग रहा है कि कांटे की तरह जो है चुभ रहा है। सवाल जी सिर्फ साफ है, कितनी जल्दी और कब से मिलेगा जो है सैलरी, बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन। तो आपसे समझना चाहेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके बाद कहानी को आगे लिए चलेंगे। जी जी। देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये सरकार के जो आदेश है, जब 3 नवंबर को जब गजट निकला था 8वें पे कमीशन के फॉर्मेशन का, तो उसमें 18 महीने दिए गए थे। तो आप ऐसे समझिए कि 3 नवंबर को निकला था तो 14 महीने तो पूरा 26 में ही हो जाते हैं, और अप्रैल तक जाकर के 18 महीने पूरे होते हैं। तो देखो, काम पे कमीशन का जो रफ्तार है काम करने का, वो तो बहुत शानदार है। आप देख ही रहे होंगे, लगातार वो हर महीने अलग अलग स्टेट में जाकर के बैठ के अपनी कर रहे हैं। दिल्ली और हो दिल्ली गया, में भी हैदराबाद हो गया सर, लखनऊ हो गया। जी जी, पुणे हो गया, और अभी लद्दाख में भी जा रहे हैं, श्रीनगर में भी जा रहे हैं, अभी जी जून में लखनऊ का शेड्यूल हो गया है। तो पे कमीशन अपनी रफ्तार में काम कर रहा है। कभी संभव है ऐसा भी कि अप्रैल से पहले पहले पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। हमें जो लग रहा है, देख देख करके जो अंदाजा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि दिसंबर तक ये पे कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। ओके। और दिसंबर तक अगर सबमिट कर देते हैं तो आप मान करके चलिए कि मार्च और अप्रैल में सरकार की संस्तुतियों के साथ, नए वेतनमान आयोग के साथ लोगों को बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे सर, आप ही के लास्ट वर्ड से मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल जाएगी सर, अभी भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं सर। तमाम जितने भी जो सरकारी कर्मचारी के जो संगठन हैं उनके अलग अलग डिमांड्स हैं। मैं बहुत बारीकी से हर एक जो है डिमांड को समझा परखा। कोई कह रहा है सर कि 4 फिटमेंट फैक्टर, कोई कह रहा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, कोई तो कह रहे हैं कि जो है फिटमेंट फैक्टर का जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको सीधे सीधे जो है प्रति व्यक्ति आय से जोड़ दीजिए। वो 2-3 जी सवाल हैं आपसे, समझना चाहेंगे कि कहाँ तक जो है चीज़ें जो है सेटल डाउन होंगी। देखिए विशाल जी, जो हमारा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के ऊपर केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी जवाबदेही होती है। जी जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसी तरह से डिमांड होती है। ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब कुछ मतलब जो है हीरे मोती जवाहरात जैसा कुछ लुटाना शुरू कर देगी। और अभी के हालात आप देख ही रहे हैं। तो जो फिटमेंट फैक्टर रही बात, तो वो फिटमेंट फैक्टर कई वजहों से आता है, और उसमें जो सबसे प्रभावी वजह है, सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट वजह है, वो है कि हमारी फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके पहले 5 कंसीडर किया जाए। वो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जब तक वो फैमिली का जो कैंडिडेट का जो मेंबर्स का जो यूनिट्स का इजाफा नहीं होगा, जी तो 1 कैलोरी पर कितना पैसा खर्च होता है मार्केट से 1 कैलोरी यूनिट खरीदने में, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अभी हमारे माता पिता को उसमें शामिल किया जाए सैलरी स्ट्रक्चर में, 3 से बढ़ाकर के 5 फैमिली यूनिट की जाए। फिर दूसरा है, वो ये है कि कैलोरी कंजम्पशन कितना बदल गया है 2016 के मुकाबले 2026 और 27 में। तो आप देखते हैं कि पहले हमारा 2700 कैलोरी कंजम्पशन था, अभी उसको बढ़ा करके 3490 की डिमांड की गई है। तो वो एक वैलिड डिमांड है, ऐसा नहीं कि वो मतलब जो है कहीं से उठा करके ऐसे ही रख दिया गया है। उसके पीछे बड़ा मतलब रिसर्च की गई है, काम किया गया है। तो जब ये चीजें इंडोर्स कर ली जाएगी पे कमीशन में, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। ओके। तो जी क्या आप नंबर कुछ बता पाएंगे मंजीत बाबू, क्या हम लोग उम्मीद करें कि 2.57 से ऊपर ही होगी चीज़ें या 2.57 से नीचे? देखिए विशाल जी, चूंकि हमने अपना 30 अप्रैल 2026 को एनसीजेसीएम के जो पॉइंट्स थे, उनमें से 13 पॉइंट पर हमने अपने एग्रीमेंट मतलब किया है, एक तरीके से हामी हमने उनको भरी। कंसेंट दिया है। जी। तो उसमें अब चूंकि 3.83, चूंकि जेसीएम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ही एक प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है, और उसने जब 3.83 रख दिया, तो उसके बाद फिर उसे कम बोलने का तो कोई जहमत उठाएगा नहीं। हमने भी चलिए। उस पर एग्रीमेंट दे दिया है कि 3.83 पर हमारी कंसेंट है।
सरकार को क्या देना है, वेतन आयोग क्या रखता है, वेतन आयोग के ऊपर है। सरकार को क्या देना है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करेगी या सरकार तय करेगी। तो वो अभी समय के गर्त में है। अभी उस पर 4 महीने पहले, 6 महीने पहले एकदम से अपनी तरफ से अब कुछ भी बयान जारी करना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा। अब तो ओके। जो डिमांड चली गई वो चली गई, वो हमने दे दी डिमांड। ओके, तो यानी अगर कुल मिलाकर कहानी ये समझें कि सैलरी और पेंशन में जो है लगभग 4 गुना की जो है बढ़ोतरी होगी सर। देखिए सर, होगी नहीं होगी वो अलग मसला है। डिमांड हम्म। 4 गुने की है, 3.83 की डिमांड है। तो उसके हिसाब से जो 18,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी थी, वो लगभग लगभग 70,000 के आसपास पहुंच रही है। तो वो कोई मतलब जो है गैर रिलीवेंट नहीं है, रिलीवेंट है। आज के समय में दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जीवन यापन करने के लिए इतनी बेसिक सैलरी लाजमी है कि होना चाहिए। ओके, तो मंजीत बाबू अब इसी से कहानी को जो है आगे लिए चलेंगे। आपने कहा कि अभी के हालात आपको पता ही होंगे, हमें भी पता है सर। ऑस्टेरिटी ड्राइव चला रही है सरकार, कह रही है कि पेट्रोल डीजल जो है अब वो मत जो है आप खरीदिए, कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम जैसी बातें सामने आ रही हैं। तमाम मिनिस्ट्रीज़ जी। को, डिपार्टमेंट्स को ये आदेश दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री के दौरान कि सुनिए ऐसा है कि जितने भी जो अनावश्यक खर्च हैं उनको बंद कीजिए। ऐसे मूड माहौल जी। में सर क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है हैम्पर करेंगी? मुझे ऐसा लग रहा है और तमाम तरह से जो है मीडिया रिपोर्ट्स में भी चीज़ें सामने आती हुई दिख रही हैं कि इन सब वजहों जी। से जो है शायद हो सकता है कि सैलरी और पेंशन में जो बढ़ोतरी है उतनी ना हो जितनी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इतनी जो है डिमांड हम लोग कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये जो जिस सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो मतलब जो है ऑयल क्राइसिस हो, क्योंकि ऑयल जब महंगा होता है, ऑयल क्राइसिस आती है, तो सारी चीजें महंगी हो ही जाती हैं। लेकिन उससे हमारे प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑयल महंगा मिल सकता है, ऑयल हमारे पास अपने रिजर्व हैं और अभी तक सरकार ने उसको सस्टेन किया हुआ है। दूसरी बात, ये टेम्पोरेरी है व्यवस्था। अभी हार्मुज का विवाद अगर सुलझ जाता है तो कल से चीजें पटरी पर लौट आएगी। तो ये सरकमस्टांसियल है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन एक बार हाँ, ये जरूर है कि एक बार अगर रेट फ्लक्चुएट करके ऊपर चले गए तो फिर उनको नीचे लाना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर अभी चेंज नहीं हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सरकार ने अभी पिछली बार जो फरवरी मार्च में जो अभी कहा था कि 95,000 करोड़ रुपए के एसेट्स उनके पास मतलब जो है जीएसटी के मद में एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनको पता ही नहीं था, बाद में उनके पास ये जानकारी आई। तो कहने का मतलब है कि जब चीजें महंगी होंगी तो सैलरी आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर लोगों की जरूरतें पूरी कैसे होंगी। तो सैलरी कि सरकार कम बढ़ाएगी, फिटमेंट फैक्टर कम देगी, ये अगर हम बोलने लग जाएंगे तो सरकार को तो पहले ही ये मिल जाएगा कि कर्मचारी तो समझ ही रहा है कि सैलरी कम मिलेगी। तो ओके। इसका तो कोई ये तो बनता नहीं है। नहीं, देखिए माफ़ कीजिएगा अगर मैं मंजीत बाबू माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि टीओआर में भी ये चीज़ें लिखी हुई थी और आगे भी अगर हम अगर समझ पा रहे हैं तो कहा जा रहा था कि सैलरी और पेंशन तय करने में सरकार जो है देखेगी कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारी योजनाओं का बजट क्या है। पेंशन जो है वो बड़ा बोझ बढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि तमाम राज्य सरकार की अगर फिस्कल हेल्थ को अगर आप देखेंगे तो उनके बजट का अधिकांश हिस्सा जो है सैलरी पेंशन को लेकर जाता है। राज्यों पर भी क्या असर होगा ये भी देखा जाएगा और इसके अलावा कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर से तुलना की जाएंगी, कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या होंगी। इसी वजह से मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सर। जी, देखिए विशाल जी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 10 साल पहले जो महंगाई थी उससे हमारी महंगाई आज के टाइम पर नीचे चली गई हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ये ऊपर ही जाती है। हमारे अपने रेवेन्यू सोर्सेस को डेवलप करने की जरूरत होती है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। तमाम चीजों में मतलब जो है बदलाव आते हैं। और ये क्राइसिस जो है, तेल की, ईरान की, यूएस की जो क्राइसिस है, जो संकट बना हुआ है, इसकी वजह से ठीक है कुछ चीजें महंगी हो रही हैं। लेकिन हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है वो तो ठीक है ना, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन ठीक चल रहा है। तमाम चीजों को कारपोरेट किया गया है। जो जो मतलब प्रोडक्शन नहीं उतना उस लेवल का कर रहे थे, अब ग्लोबल मार्केट के कंपटीशन में कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए कि ये पहले से मान लिया जाए कि सरकारी कर्मचारियों की जो है सैलरी कम हो जाएगी या फिटमेंट फैक्टर कम करना पड़ेगा, ये मतलब मैं कहूंगा कि ये बिना मतलब की ये एक तरीके का एजम्पशन है। अभी ऐसा कोई एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है।
ये नॉर्मल सा पॉइंट हर बार आता है, जितनी बार ओके। पे कमीशन का गठन किया गया हर बार ये दिया गया है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, उसके रेवेन्यू सिस्टम को देखते हुए, उस पर कितना लोड है इकोनॉमी का उसको देखते हुए, ये हमेशा चीज से चलता आया है। लोड है किस चीज का? लोड यही दो तीन चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को क्या लगाना है, मेडिकल फैसिलिटीज में क्या डेवलप करना है, और राज्यों को कितना देना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, लोगों की जीवन असल में मंजीत दशा बाबू, इस पर बार जो है देश के मुखिया जो हैं, प्रधानमंत्री साहब भी कहते हुए नजर आ गए थे कि इस साल का जो दशक है बड़ा खराब है। आने वाले समय को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि कहा कि अब तक का सबसे खराब है। जितनी चीज़ें हम लोगों ने की, जितनी भी महत्वाकांक्षी जितनी भी जो योजनाएं हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसका जो फ्रूट्स हम लोग को मिला वो सब लगता है वैनिश होता हुआ दिख जाएगा। इस वजह से हम लोगों के मन में ये सवाल थे, पत्रकार लॉबी की तरफ से भी जितना जो सवाल था, इसलिए हमने आपसे पूछा। लेकिन सर हम आगे बढ़ते हैं। विशाल जी 18 महीने का डीए का अभी एरियर तक नहीं था मिला। 2020 से लेके जून 2021 तक का। तो वो 18 महीने के डीए का एरियर का हम लोगों ने परित्याग किया। देश को जब जब जरूरत पड़ी है, कोरोना आया, जैसे भी हो सका हम लोगों ने सैलरी भी दी, हम लोगों ने मतलब सड़कों पर उतर करके सरकार का सहयोग भी किया। जनगणना चल रही है, देश के तमाम कर्मचारी शिक्षक उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो वो करते हैं, लेकिन 10 साल के बाद ऐसा होता है कि उनकी सैलरीज को, उनकी पेंशन को रिव्यू किया जाए। और उस वक्त अगर हम यही बात बोलेंगे कि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, ऐसा 10 साल में कोई भी समय नहीं रहता है जहां पर पूरे ग्लोब में कोई ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई ना कोई समस्या ना है। इतनी बड़ी ये दुनिया और देश है, यहाँ कोई ना कोई समस्या तो आएगी ही आएगी। जी। हमें उन्हीं को तो हैंडल करना है। हमारे देश की प्रायोरिटी यही है, उन्हें हैंडल किया जाए। और कर्मचारी कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, एक रिलीवेंट फिटमेंट फैक्टर चाहिए उनको, ताकि उनकी सैलरी, उन पेंशनर्स की पेंशन एक ठीक अदद, एक जीने लायक और अपने ऊपर खर्च करने लायक हो सके। कोई चलिए। ऐसा नहीं मांग रहे कि मतलब जो इससे देश का पूरा राजकोष, खजाना पूरा खाली हो जाए। जी। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही हैं मंजीत बाबू, जो कहा जा रहा है कि अगर एरियर का भी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उसका भी बोझ जो है 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास होगा। क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि इफेक्टिव जो होगा रेट्रोस्पेक्टिव वे में होगा, यानी 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि जो 18 महीने या 20 महीने या 24 महीने का जो समय लगेगा, यानी 2 साल का जो एरियर देने में सरकार की जो है लगता है हाँफ जाएगी। कहा जा रहा है कि 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा इस पर। देखिए, जब जब पे कमीशन का गठन किया गया था, तब भी इसको कैलकुलेट किया गया था। तब ये कहा गया था तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के मतलब जो है उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर इतना बर्डन आ सकता है। जी। अभी 2 लाख करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमने पहले भी बताया कि हमारे एनपीएस के कर्मचारी 98.5 लाख हैं पूरे देश में। उनकी सैलरी का 10वां हिस्सा डिडक्शन होता है, सरकार 14% डालती है। सरकार ने थोड़े दिन पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से 18.5 कर दिया। हमने तो नहीं कहा था, सरकार वहां बढ़ाती जा रही है। सरकार के पास फंड है तो बढ़ा रही है। इसका मतलब यही निकलता है कि 14 से 18.5 कर दिया, और 10 से सीधा 14 किया था। तो सरकार वहां फंड बढ़ा रही है। हम लोग खुद हर साल करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देते हैं। जी। तो 2 लाख करोड़ रुपए का कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकार कंट्रीब्यूट करती आ रही है, वो चाहे 18.5 कर दे, चाहे उसको बढ़ा करके 20% कर दे। हम ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट कभी भी किसी कर्मचारी का हो तो सरकार अपना वाला हिस्सा वहां से कर्मचारी से ले ले और उसको 50% पेंशन की गारंटी दे दे। तो जी। सरकार का रेवेन्यू सिस्टम बजाय कमजोर होने के बजाय मजबूत होने शुरू हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में सरकार का पैसा तो सरकार के पास आ जाएगा। तो हम तो एक बात ये भी बता रहे हैं कि आप हर साल 3-4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिस्टम कर्मचारियों की पेंशन अकाउंट से निकाल सकते हो। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी चाहिए, वो आप उनको दे दो रिटायरमेंट पर। और जी। जिसको लगे रिटायरमेंट पर कि उसको, उसके लिए एनपीएस ही ठीक है, वो अपना एनपीएस से ले ले पेंशन। ओके। ओके। कंपल्सन नहीं है कि मतलब जो है एनपीएस में ही रहे या ओपीएस में रहे। इससे सरकार को भी फायदा है। सरकार का 18.5% उसी के पास घूम फिर करके 30, 32, 34 साल बाद वापिस आ जाएगा, एक मुश्त वापिस आएगा। कर्मचारी जो 2 ही साल में मर जाएगा, उसकी फैमिली पेंशन वैसे ही 60% रह जाएगी, 50% से घट करके वो 30% पे आ जाएगी। तो सरकार को बेनिफिट है। इधर ये रोना रोए कि 2 लाख करोड़ रुपए का मतलब जो है बर्डन आ रहा है। ये जी। मीडिया में माहौल बनाने के लिए कर्मचारियों के खिलाफ, मैं तो कहूंगा कि ये एक तरीके के हथकंडे हैं, इससे चलिए। ज्यादा कुछ नहीं। दो चलिए। तीन लाख 4 लाख करोड़ रुपए की कोई खास वैल्यू भारत सरकार के लिए नहीं है।
ओके मंजीत बाबू, चूंकि आपने छेड़ दिया बात यूपीएस एनपीएस ओपीएस का, तो उस पर आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ गया था सर, जो 10 साल वाली बात आ रही थी। बीच में ये भी खबरें आई थी कि कहा जा रहा था सर, आप लोग की तरफ से भी डिमांड की गई थी, कर्मचारी वर्ग को मैं संबोधित करता हुआ दिख रहा हूँ, कि 10 साल की जगह 5 साल कर दिया जाए। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे, सहमत हैं आप भी? जी बिल्कुल। देखिए, हालांकि ये पे कमीशन के जो है दायरे की बात नहीं थी, लेकिन जब हम पे कमीशन के साथ बातचीत करने के लिए बैठे तो हमने जो उसमें लास्ट हमने जो सजेशन रखा था माननीय आयोग से, वो यही रखा था कि देखिए, हम लोगों को 10 साल के बाद, 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है, 2 बार सरकारें आकर के चली जाती हैं। हम्म। बैंकर्स को 5 साल में मिलता है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी 5 साल में मिलता है। तो भारत रत्न, मिनी रत्न, जितने भी इस तरह के सेक्टर्स हैं उनको भी 5 साल में सेटलमेंट मिल जाता है। जी। कर्मचारियों के मामले में 10 साल तक एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 10 साल में किसी कर्मचारी की, जो 18,000 बेसिक सैलरी वाला कर्मचारी, सपोज दैट 1 जनवरी 2016 को जो आदमी लगा होगा, उसकी 31 दिसंबर 2025 को, ठीक 10 साल के बाद, महज दिल्ली में, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, 2 गुनी सैलरी हो पाई है। अब 2 गुनी का मतलब है 36 37 हजार रुपए। अब आप सोचिए कि जो आदमी 10 साल से नौकरी कर रहा होगा, उसके बच्चे भी 8 8 10 10 साल के होंगे। अगर 2 ही बच्चे रख लो, माता पिता रख लो, तो 6 लोगों का जो परिवार बना, 6 लोगों के परिवार में बच्चों पर एजुकेशन पे खर्च करना है, माता पिता की मेडिकल हेल्थ पे खर्च करना है, अपने लिए भी लिविंग स्टेटस पर खर्च करना है, और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करना है। 36 37 हजार रुपए में कैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में वो केंद्रीय कर्मचारी सरवाइव करेगा? तो हमने इसके लिए ये डिमांड रखी थी, अगर इसको 10 साल ना करके 5 6 साल में कर दिया जाए। सरकार को एक एक इसमें भी चुनना पड़ेगा कि 5 साल में कर दे, 6 साल में कर दे, लेकिन 10 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। फिर आप पर दबाव बनता है कि हमें फिटमेंट फैक्टर ये नहीं, ये चाहिए होगा, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। जब आप 5 साल में अपग्रेड करोगे तो उतनी उतने बड़े बर्डन पर का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं मंजीत बाबू यूपीएस एनपीएस और ओपीएस वाले मामले पर। लगातार मैं इस चीज़ों को कवर कर रहा था, पुरानी पेंशन को लेकर हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन को भी जो कवर किया था, वहाँ से भी कई चीज़ें सामने आई थी सर। लेकिन जब जब सरकार की हम लोगों ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, सरकार तो संसद से लेकर सड़क तक तमाम जगह कह रही है कि पुरानी पेंशन को लेकर अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हम कर नहीं सकते।